बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NA-75 ज़िमनी इंतखाबात के बाद हतमी रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आ सका है। डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से सारे मामले पर रिपोर्ट तैयार करके इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को भेज दी गई है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को रात 2:30 बजे नताइज ना मिलने की इत्तला दी जाती है, जिसमें 360 में से 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल नहीं हुए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सुबह 6 बजे पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान बमा पोलिंग रिकॉर्ड वापस पहुंचे थे। रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि जिन 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज मौसूल नहीं हुए, उनके नताइज में रद्दोबदल का एक खदशा मौजूद है। इसीलिए NA-75 के नताइज तहकीकात मुकम्मल ना होने तक रोक लिए गए हैं। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने NA-75 के DRO और रिटर्निंग ऑफिसर को कल इस्लामाबाद तलब कर लिया है, जहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर NA-75 के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से मुतालिक समाअत करेंगे और इस दौरान तहकीकाती रिपोर्ट भी ज़ेरे बहस आएगी। पाकिस्तान में इलेक्शन हो और हर बार कोई अनोखा या मुनफरिद वाक़या रूनुमा ना हो, ये हो नहीं सकता। NA-75 में ज़िमनी इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून और PTI के उम्मीदवारों की वोटिंग की गिनती का अमल जारी था। सोशल मीडिया पर जारी गैर हतमी और गैर सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक नून लीग की नामजद उम्मीदवार सैयदा नौशीन ज़हरा जो है वो मुतादिद पोलिंग स्टेशन पर जीत रही थी और फिर रात गए 23 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान बमा वोटिंग बैग्स गायब हो गए। धुंध खा गई या खुद गायब हुए, कुछ पता नहीं चला। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार इलेक्शन में जीत रही हैं। जीत को देखते हुए अमला, प्रिजाइडिंग ऑफिसर और रिकॉर्ड उसे गायब कर दिया गया है। जब हम रिटर्निंग ऑफिसर से पूछते हैं और उन्हें नहीं पता कि उनका ये अमला कहाँ गायब हो गया है, ये धुंध है, ये डस्का है और ये इमरान खान अवाम का वोट चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। तमाम रात इलेक्शन कमीशन के लापता प्रिजाइडिंग अफसरान को तलाश करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है, इन प्रिजाइडिंग अफसरान को तलाश करने के लिए हुकूमत से राब्ता करता रहा, मगर सिर्फ एक जवाब के बाद खामोशी के सिवा कुछ नहीं मिला और फिर सुबह 6 बजे गुमशुदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर सामने आ गए और ये बयान सामने आया। सुनिए ज़रा। 146 पे एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो 1 घंटा पहले को 2 मुलाजिम आए थे, वो स्पेशल ब्रांच से कह रहा था मैं स्पेशल ब्रांच से हूँ। अब ना हो तो उसने मास्क उतारा हुआ था, ना उसने मुझे कोई ID दी है। बस उसने मुझसे ये कहा कि आपने वापसी का रिजल्ट हमारी गाड़ी में साथ लेके जाना है, तो मेरे से वो रिजल्ट चेंज करवाएंगे और अगर मैं नहीं करूँगा फिर मुझे वो थ्रेट करेंगे। वज़ीराबाद से एक स्टेशन पे मैं बतौर प्रिजाइडिंग ड्यूटी करता रहा हूँ। उधर सारा दिन कुछ शर पसंद लोग मुझे तंग करते रहे हैं। शाम को जब रिजल्ट का टाइम हुआ है, मैं जा रहा हूँ अपने दफ्तर मुकम्मल करके जमा कराने के लिए। उधर से मुझे कुछ लोगों ने अगवा किया है, मैं थैला छीना है, मेरी अंधेरे में ले जाके धमकियां दी हैं। पिस्टल इनके पास थे, गन्ने थी, मेरी तस्वीरें बनाई हैं, फिर धमकियां देते रहे हमारी बात मान जाओ तो बच जाओगे, हमारी बार बार ये कहते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज में बताया गया था कि 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है, लिहाजा मुकम्मल इंक्वायरी के बगैर गैर हतमी नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ ने किसी हद तक इस बात की वजाहत करने की कोशिश भी की है कि इलेक्शन कमीशन बगैर किसी दबाव के काम करेगा, जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने प्रिजाइडिंग अफसरान के गायब होने पर और इलेक्शन कमीशन के रद्द अमल पर तारीफ भी की और मुतालबा किया है कि अब इलेक्शन कमीशन होने वाली मुबैना धांधली के खिलाफ अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी अमल में लाए। अगर रीपोल होना है तो वो पूरे हल्के में होगा इंशाल्लाह, और हमारी डिमांड है कि पूरे हल्के में री इलेक्शन हो। जब इलेक्शन कमीशन खुद उन्होंने इनको बारहा पूरी रात वो इनको फोन करते रहे, 20 के करीब ये थे, तो वो इनको पूरी रात फोन करते रहे लेकिन ये अवेलेबल नहीं थे। इलेक्शन कमीशन खुद बेयारो मददगार यरगमाल बना हुआ उनको ढूंढ रहा है, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने ऑफिसर्स हैं, उन्हीं से वो राब्ता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि उसके ऑफिसर्स किसने अगवा किए हैं, कहाँ रखे हैं, क्यों रखे हैं और वो क्या कर रहे हैं।
ना सिर्फ यही बल्कि इससे अगले दिन मरियम नवाज जहां बहक कारकुन की जो जगह है वहां पर ताज़ियत करने पहुंची, उनके घर को सियासी मैदान सजा लिया और हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया कि चोरी ऐसे की है कि इलेक्शन कमीशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही चोरी कर लिए हैं। धुंध इन्हीं 20 पोलिंग स्टेशन पर थी जहां अफसरान अगवा हुए। धुंध भी बहुत चालाक है, देख कर आती है कि कहाँ आना है। धुंध बहुत थी, पता नहीं चला कि डस्का कहाँ है और बक्सा कहाँ है। डस्का मिला तो बक्सा गुम, बक्सा मिला तो डस्का गुम। पता चला धुंध में इलेक्शन कमीशन के 20 अफसरान भी गुम। ऐसी धुन थी कि डीसीओ, आरपीओ, पुलिस, आईजी भी गुम। ऐसी धुन थी कि चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, हुकूमत भी गुम और अभी तक गुम है। डस्का मरीख या चांद पर या फिर खला में तो नहीं है ना। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पीटीआई के जाँ बहक कारकुनान के लवाकिन के साथ इजहार ताज़ियत के लिए हुकूमती वज़रा शिबली फराज, फवाद चौधरी, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, उस्मान डार डस्का पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया कि पीटीआई के उम्मीदवार असजद मलही इंतखाबात जीत चुके हैं, नताइज का ऐलान किया जाए। लिखा है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि हमेशा धौंस की, पैसे की, गुंडागर्दी की, कत्लो गारत की सियासत करती आई है, इस इलेक्शन में भी उन्होंने अपने स्पेशलिस्ट लोगों को यहाँ पे भेजा। अली असजद मल्ली यहाँ से वाज़े तौर के ऊपर इलेक्शन जीत चुके हैं और उनका नोटिफिकेशन किया जाना अज हद अहम है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात का फौरी तौर के ऊपर ऐलान करना चाहिए। हुकूमत मुतालबा कर रही है कि नताइज का ऐलान असजद मलही के हक में किया जाए, जबकि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा कर रही है कि इन्हें 75 में दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए। जिसके बाद पीटीआई के वज़रा भी मुतालबा कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन दोबारा होगा तो फिर तमाम ज़िमनी इलेक्शन जो है बशमूल पीके 63 के वो भी दोबारा करवाया जाए। तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन के कांधे पर डाल दी गई है। क्या अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने फैसले से दोनों जमातों को मुतमईन कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्या इलेक्शन कमीशन पीटीआई के हक में फैसला देता है और मुर्दे इल्ज़ाम जो है मुस्लिम लीग नून को ठहराता है, या फिर मुस्लिम लीग नून के हक में कोई फैसला होगा और मुर्दे इल्ज़ाम हुकूमत और इंतजामिया ठहरेगी, या फिर दोबारा से कोई और राह निकाली जाएगी? और क्या इस फैसले से दोनों जमातें जो हैं वो मुतमईन हो पाएंगी? ये कुछ इस तरह के सवालात हैं जो इस वक्त बार बार उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जो खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। क्या लगता है खुर्रम दस्तगीर साहब, ये तमाम जो सूरत हाल डस्का में पेश आई, मामला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन की कमजोरी है या फिर हुक्मरान जमात की कोई साजिश हो सकती है इसके पीछे? जी, हुक्मरान जमात की बदनीयती तो वाज़े आ गई ना जी, क्योंकि अभी तक 72 घंटे गुजर गए हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से हमें नहीं बताया गया कि वो फायरिंग करने वाले कौन साहिबान थे जिन्होंने वोटरों को हरासा किया, वो पुलिस के कौन से एहलकार थे जिन्होंने बाज़ जगहों पे ज़बरदस्ती पोलिंग का अमल जो है उसको सुस्त किया और बाज़ जगहों पे उसको बंदी कर दिया 5-5 घंटों के लिए। हुकूमत पंजाब हमें नहीं बताई कि वो कौन लोग थे जिनकी फायरिंग से 2 पाकिस्तानी शहरी जो हैं डस्का के हल्के के रहने वाले वो हलाक हो गए। हमें हुकूमत पंजाब बिल्कुल नहीं बता पाई कि जो पुलिस अफसर जो पकड़ा गया बैलेट पेपर छीनते हुए प्रिजाइडिंग अफसरों से, उसके खिलाफ इन्होंने क्या कार्रवाई की है। हमें हुकूमत पंजाब ने नहीं बताया कि जो प्रिजाइडिंग अफसर जो हैं जो बिलाखिर हुकूमत पंजाब के मुलाजमीन थे जो जाली वोट डालते हुए पकड़े गए उन थैलों में जिस पर इलेक्शन कमीशन की मोहर लगी हुई थी, उनके खिलाफ उन्होंने क्या अमल किया है। हमें हुकूमत पंजाब बिल्कुल नहीं बता पाई कि ये जहाँ से इन्होंने ये जो अगवा हुए थे 21 प्रिजाइडिंग अफसर, उनको किसने अगवा किया था, वो कैसे अगवा हो गए। और हुकूमत पंजाब का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो 72 घंटों के बावजूद नहीं बता पाए कि बैक वक्त जो डिप्टी कमिश्नर का फ़ोन बंद, कमिश्नर का फ़ोन बंद, पुलिस अफसर का फ़ोन बंद, जो डीआईजी है उनका फ़ोन बंद, आईजी पंजाब का फ़ोन बंद, चीफ सेक्रेटरी ने एक दफ़ा फ़ोन सुना उन्होंने बंद, और फिर उसी वक्त ही वो जो 21 प्रिजाइडिंग अफसर थे उनके फ़ोन भी बंद थे। तो बैक वक्त इंतज़ामिया यानी सियालकोट से लेकर लाहौर तक और वो 21 प्रिजाइडिंग अफसर, उन सब के फ़ोन यकायक कैसे बंद हो गए? क्योंकि वो एक ने तो बात नहीं सुननी थी और दूसरे जो हैं वो अब ट्रेस नहीं होना चाहते थे। तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी मिली भगत थी और इसीलिए इलेक्शन कमीशन को मजबूर होकर लिखना पड़ा कि ये मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी मालूम होता है और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि नताइज मशकूक हो गए। तो कल हम इलेक्शन कमीशन के पास जाकर बाकायदा तौर पर इस्तदा करेंगे कि NA 75 के पूरे हल्के में दोबारा। अभी भी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर पीटीआई की तरफ से एक प्रेशर मौजूद है कि फैसला जो है वो जिस तरह का भी आया है, जो भी वाकया हुआ उसके बावजूद वो फैसला सुनाया जाए और पीटीआई जो है वो उसमें जीत चुकी है। मुझे ये बताएं कि बेसिकली इस वक्त आप लोगों का क्या मुतालबा है इलेक्शन कमीशन से?
جی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو اگر آپ غور کریں گے تو 8 طریقے گنوائے ہیں جن کے ذریعے اس الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش کی ہے حکومت پنجاب نے اور حکمران جماعت نے، تو لہٰذا یہ پورا الیکشن مشکوک ہے۔ دیکھیے جب فائرنگ ہوتی ہے اور پولیس اس کو نہیں پکڑتی، صرف وہ لوگ ہراساں نہیں ہوتے جو پولنگ سٹیشن کے باہر کھڑے ہیں، جو لوگ گھر میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ سڑکیں محفوظ نہیں ہیں، وہ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے۔ تو وہ پورا جو پروسیس ہے وہ اپسیٹ ہو گیا ہے کہ جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہاں تو لوگ قتل ہو رہے ہیں تو دیہات میں بھی لوگ ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے۔ اس طرح ان کو یہ معلوم ہے اور خبریں چل رہی ہیں کہ جی اس جگہ پہ پولنگ سٹیشن بند ہے، تو ہر ایک کے ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میرا پولنگ سٹیشن بھی کھلا ہے کہ نہیں، یا سست ووٹنگ ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے جی 6 گھنٹے لگیں گے ووٹ ڈالنے میں۔ اس کی وجہ سے یہ جو حکومت پنجاب کی بدنیتی تھی اور ووٹ چوری کرنے کی مذموم کوشش تھی، پورے NA-75 کا جو انتخابی عمل ہے وہ مشکوک ہو چکا ہے، اور شفافیت کا تقاضا یہی ہے کہ یہ جو تمام بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، اغوا بھی ہوئے ہیں، قتل بھی ہوئے ہیں، آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ NA-75 کا تمام عمل مشکوک ہو گیا ہے اور آپ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ری الیکشن کرایا جائے، لیکن دوسری طرف سے پھر مطالبہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ نہ صرف پھر باقی حلقوں بلکہ اسپیشلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ PK 63 نوشہرہ میں بھی ری الیکشن جو ہے وہ کرایا جائے۔ تو اگر اس طریقے سے الیکشن کمیشن اس کا کوئی حل نکالتا ہے تو وہ پھر آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ جی دیکھیے یہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فالس ایکویولنس، ایک غلط طریقے سے برابر کیا جا رہا ہے۔ میں گنوا دیتا ہوں، PK 63 میں پریزائڈنگ افسر اغوا نہیں ہوئے، PK 63 میں جو رزلٹ ہے پولنگ کا وہ پولنگ کے بعد تبدیل نہیں کیا گیا، PK 63 میں پولیس کے لوگ بیلٹ چھینتے ہوئے نہیں پائے گئے، PK 63 میں پریزائڈنگ افسر جعلی ووٹوں کے ساتھ نہیں پکڑے گئے، PK 63 میں وہاں نوشہرہ کی گلیوں میں ہوائی فائرنگ نہیں ہوئی جس کو پولیس نے نہیں کہا، PK 63 میں ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں آئے جس میں پولنگ سٹیشنز کو بند کیا گیا ہو 5-5 گھنٹے، ہمیں PK 63 میں نہیں کوئی ایویڈنس آئی کہ وہاں جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے پولنگ کا عمل انتہائی سست کیا گیا۔ تو PK 63 میں دیکھیے اگر ایک سٹینڈرڈ کل الیکشن کمیشن سیٹ کرتا ہے کہ یہ معیار ہے کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے، اگر وہ کام PK 63 میں بھی ہوئے ہیں ثابت کر دیں تو ہم PK 63 کا الیکشن بھی دوبارہ لڑ لیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ نے اتنی حکمران جماعت نے اتنی بھیانک اور مذموم کوشش کی ہو ووٹ چوری کرنے کی، اور پھر اس کو کہیں جی اچھا جی چونکہ وہ PK 63 بھی ہوا تھا تو وہاں بھی الیکشن دوبارہ کراتے۔ جو معیار ہمارے اوپر ہے، کل جا کے ہم نے الیکشن کمیشن کو وہ سارے شواہد دینے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں PK 63 میں تو آ جائے، الیکشن کمیشن کا سٹینڈرڈ سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اب چونکہ اس کا تو NA-75 کا تو الیکشن کا رزلٹ چونکہ رکا ہوا ہے، اس رکے جانے کی بنیاد کے اوپر الیکشن ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ جب PK 63 کا چونکہ رزلٹ آ چکا ہے اس کے اوپر قانون کا ایک فرق اطلاق ہوگا، لیکن جس طرح میں نے کہا اگر معیار NA-75 میں سیٹ ہوتا ہے وہی معیار پھر PK 63 میں بھی اگر اپلائی ہوتا ہے تو ضرور کریں۔ خرم صاحب یہ بتائے گا کہ اب کیا لگتا ہے آپ کو، کیونکہ سینٹ کے انتخابات کو لے کر بھی الیکشن کمیشن کے اوپر ایک پریشر ہے، معاملہ سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے، وہاں پر بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے، مجھے یہ بتائے گا کہ اس مدے پر آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی غیر جانبداری دکھا پائے گا؟ جی ابھی تک تو الیکشن کمیشن کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے ابھی حالیہ دنوں میں سپریم کورٹ میں جو ایک سٹینڈ لیا ہے آئین کے تحفظ کے لیے، اور ابھی یہ جو پریس ریلیز جو جاری کی ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، جس میں یہ تمام واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ تمام ضلعی انتظامیہ غائب ہو گئی اور نتائج مشکوک ہو گئے ہیں، اور جو پریزائڈنگ افسر ہیں وہ 13 گھنٹے کے بعد ریٹرننگ افسر تک پہنچے ہیں، اور جو آخری جملہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں یہ ان کی کمزوری معلوم ہوتا ہے۔ تو اگر الیکشن کمیشن میں آہستہ آہستہ اس طرح ایک خود مختاری جو قانون میں لکھی ہوئی ہے وہ اس کو ایسرٹ کر رہے ہیں تو ہم سب کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں سارے نتائج الیکشن کمیشن کے فیصلے ہمارے حق میں آئیں، لیکن اگر ایک آئینی ادارہ اپنے آئین کے رول کو ادا کرنے چل پڑا ہے تو ہمیں پوری اس کو سپورٹ کرنی چاہیے، اور اس لیے کل ہم جائیں گے اور یہ اپنا مطالبہ اور باقاعدہ شواہد کے ساتھ سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا مجھے کوئکلی بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ It's my dad's birthday today. ہم رات کے 12 بجے ان سے ہاسپٹل میں ملنے گئے۔ ان کی باڈی پہ ملٹیپل بروزز آئے ہیں، ان کی ٹانگ میں چوٹ ہے، وہ چل نہیں سکتے۔
उनकी कमर में मल्टीपल ब्रूजेज आए हैं। एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि खुदा ना खास्ता उनकी लाइफ को कुछ हुआ तो उसका डायरेक्ट जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी होगी। मुराद अली शाह ये भूल चुका है कि इसको भी एक ना एक दिन इसी जेल के अंदर जाना है। पावर का नशा अपने आप से उतार दो, ये ज़्यादा वक्त तक आपके पास नहीं रहेगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के मामले पर वफाक और सिंध के दरमियान एक मरतबा फिर से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ बयानात सामने आ रहे हैं। हुकूमत सिंध के वज़रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़रा पर इल्ज़ामात आयद किए हैं। कहा जा रहा है कि वफाकी वज़रा कानूनी मामलात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान ने ऐलान किया था कि दो नहीं एक ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें कानून का इतलाक हर तबके पर होगा। उन्होंने कहा कि हलीम आदिल शेख जदीद असलहे से लेस होकर PS 88 के पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया। कार्रवाई के लिए SSP मलीर को इलेक्शन कमीशन का हुक्म मिला। सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। PTI के कारकुनान कानून से बालातर हैं। वो एक पाकिस्तान नहीं बनाना था, दो पाकिस्तान बनाने थे। तो शायद जो पुलिस ने किया वो गलत किया हो। हलीम आदिल शेख साहब जिला मलीर PS 88 के पोलिंग स्टेशन का दौरा करते हैं। भाई तुम कौन हो? कोई इलेक्शन मॉनिटरिंग टीम का हिस्सा हो? हु आर यू? जदीद असलहे से लेस अफराद को लेकर चल रहे हैं। चूंकि उनका ताल्लुक PTI से है तो उनके ऊपर किसी कानून का अतलाक नहीं होता। पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। जो कानूनी तरीक़ेकार है इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन की। SSP मलीर ने खुद कुछ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा मिला। हर सरकारी अफसर के ऊपर लाजिम है कि वो इलेक्शन कमीशन के अहकामात को इम्प्लीमेंट करें। ज़राए के मुताबिक हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के मामले के बाद IG सिंध की तब्दीली का मुतालबा जोर पकड़ा है। वफाकी हुकूमत ने IG सिंध की तब्दीली पर गौर करना शुरू कर दिया और इसी सिलसिले में वफाकी वज़रा समेत PTI अराकीन असम्बली में मुशावरत जारी है। सिंध में 21 ग्रेड का ऑफिसर IG लगाने और KP या पंजाब के ऑफिसर को IG सिंध बनाने पर गौर किया जा रहा है। सिंध हुकूमत से ना डरने वाले को IG लगाने का मुतालबा जो है वो सामने है। जबकि कराची में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी पर का इजहार किया है और कहा है कि आज सिंध अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम नजर आते हैं। वो सियासी वाबस्तगी रखते हैं। मैंने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया है और उनसे IG को तब्दील करने की दरखास्त भी कर दी है। अब पानी सर से गुजर चुका है, मजबूर ना करें कि इंतहाई कदम उठाया जाए। हम पुलिस के तमाम मामलात का जायजा ले रहे हैं। सिंध में गवर्नर राज का वफाक का कोई इरादा नहीं है। प्लीज अपने ट्रांसफर्स और अपनी तरक्की के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूँ कानून नाफिज करने वाले इदारों को, पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ स्टेट की मुलाजमत करनी है। किसी को खुश करने के लिए ना मुझे ना किसी और को खुश करने के लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा ना होगा तो जो वफाक के बस में है वो रेट कायम की जाएगी। किसी मजबूरी के तहत जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म ना करें, मजबूर ना करें कि इंतहाई कदम उठाया जाए। वजीर आजम और उनके ऑफिस को इतलाक कर दी गई है। गवर्नर राज का कोई सिलसिला नहीं है, ना ही कोई ऐसी बात डिस्कशन में है। IG का रिमूवल हो सकता है, इंतहाई कदम और क्या होगा। हलीम आदिल शेख की साहबजादी आयशा हलीम आदिल शेख ने अपने वीडियो बयान में अपने वालिद को पीपल्स पार्टी की जानिब से कत्ल करने की साजिश का इल्जाम आयद किया है। आयशा हलीम शेख का कहना है कि मेरे वालिद पर जेल में लोगों ने हमला किया। पीपल्स पार्टी मेरे वालिद को जेल में कत्ल करवाना चाहती थी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। आयशा हलीम शेख जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आयशा ज्वाइन करने के लिए। आयशा, आपके जो तमाम एलिगेशंस थे वो वीडियो वायरल है, हमने देखी है। मुझे ये बताइएगा कि जेल हुकाम ने भी एक वीडियो जारी की है जिसमें हलीम आदिल शेख साहब को देखा जा सकता है। जेल हुकाम जो है उनका ये मौक़िफ़ है कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद जो है वो नहीं किया जा रहा है। आपने कहा कि हम खुद उनसे अस्पताल मिले और देखा कि उन पर तशद्दुद हुआ था, तो बताएंगी जरा कि सच्चाई है क्या? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। फर्स्टली सच्चाई तो सबके सामने है। अगर वो क्लेम करते हैं कुछ नहीं हुआ तो मीडिया कैसे दिखा रहा है उनकी चोटें? अगर वो क्लेम करते हैं कुछ नहीं हुआ तो जो डॉक्टर जमाली ने सुबह उनकी रिपोर्ट दी है कि उनकी बॉडी पे इंजरीज हैं, ब्रूजेस हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ से आई? अगर वो लोग क्लेम करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, तो जो उन्होंने ये वीडियो जारी की है तो उसमें से वो वापस क्यों जाते हैं? वो उनको दिखा रहे हैं, भागते हुए क्यों लेके जा रहे हैं? पुलिस वाले अंदर क्यों आ रहे हैं? इतनी गहमा गहमी क्यों मची हुई है? ऑब्वियसली क्लियरली कुछ हुआ है। हम जब उनसे कल मिले
मेरे भाई ने या मैंने अगर हमने वीडियोस पोस्ट की, दैट वाज बिकॉज हम लोग वी डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट. कोई अपने ब्लड रिलेटिव को, अपने फादर को इस पोजीशन में देख के कोई भी इंसान होगा उसके इमोशंस, हमने जब उनको देखा हम वी कुडंट बिलीव आवर आईज. हमें खुद समझ नहीं आ रहा था आपने कहा कि आप देखने के लिए उनको गए, तो कोई बातचीत हुई आपकी अपने वालिद से? जी, हम लोगों की फर्स्ट टाइम आफ्टर 16th के बाद पहली दफ़ा कल हमारी उनसे बातचीत हुई और थोड़ी सी देर के लिए जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने जाहिर सी बात है यही बताया. वो हमें परेशान भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनकी हालत देख के, उनकी चोटें देख के, उनकी टांग में रॉड लगी हुई ऑलरेडी. तो जब उन पर अटैक हुआ था, बेसिकली जैसे ही वो एंटर हुए सेंट्रल जेल के अंदर, जो उस वीडियो में भी देखा जा रहा है, उनके साथ सिर्फ एक पुलिस वाला था, सिर्फ एक सिपाही था. और कॉन्ट्री टू व्हाट सिंध गवर्नमेंट इज सेइंग, उनके साथ कोई पूरा कैलवरी नहीं गई थी. वो एक सिपाही उनको अंदर लेके गया था और उस टाइम पे कोई 50-60 पीपल्स पार्टी से एफिलिएटेड गूंस, गैंग वॉर के क्रिमिनल्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, जिनको पता था कि हलीम आदिल शेख इस वक्त एंटर होने वाला है. उन्होंने उसी वक्त मेरे फादर के ऊपर अटैक किया. उन्होंने पहले नारेबाजी की, फिर उनके ऊपर अटैक किया और उस टाइम पे एक सिपाही ने या जहाँ पे पुलिस ने स्टेप इन किया और उनको वहाँ से उसी वक्त लेकर गए. उसके बाद इट डजंट एंड देयर, बिकॉज उसके बाद उनको कोई बी क्लास जेल या किसी उसमें नहीं रखा गया. उनको उस जगह पे रखा गया जहाँ पे स्टेट जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो दहशतगर्द होते हैं, उनको जहां उस जगह पे रखा गया. हलीम आदिल शेख जो सिंध के अवाम की हुकूक की बात करता है, जो जाके एक्सपोज करता है जब स्कूलों में भैंसें बंधी होती हैं, जो जाके एक्सपोज करता है जब खुदा न खास्ता किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है, वो टेररिस्ट, उसका टेररिज्म सिर्फ ये है कि वो सिंध गवर्नमेंट की करप्शन को एक्सपोज करता है. हलीम आदिल शेख आप ये समझती हैं कि आपके वालिद को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? यकीनन और लोग भी हैं जिनसे आपकी राइवलरी होती है सियासी, लेकिन एलिगेशंस जो लग रहे हैं वो ये, आपने कहा कि उनकी जान को खतरा है, उनको कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार जो है वो सिंध हुकूमत होगी. मुझे ये बताएगा कि कोई खास वजह है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये राइवलरी इस हद तक बढ़ चुकी है कि हलीम आदिल शेख साहब को जो है वो जान से मारने की ही कोशिश की जाने लगी है? अगर किसी भी लॉजिकल वे में अगर आप इसको देखें, एक शख्स जिसके ऊपर एक हफ्ते में 3 दफ़ा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए हों, पहले उसकी गाड़ी पे फायर कराया गया हो, उसके बाद उसके ऊपर उसके रूम में जहाँ पे वो था वहाँ पे एक सांप छोड़ा गया हो जहरीला, उसके तीसरे बाद एक आपको मॉब से उसको अटैक कराया होगा, तो कोई भी लॉजिकली देखेगा, चाहे वो उनकी बेटी हो, चाहे वो कोई और रैंडम बंदा हो, उसको जाहिर सी बात है बहुत क्लियर है कि उनकी जान को खतरा है. और ये बात आज से नहीं है. तो 2018 में मेरे फादर ने जनवरी में पीपल्स पार्टी की शुगर माफिया के अगेंस्ट एक रैली निकाली थी. उसके बाद से दे हैव बीन पॉलिटिकली विक्टिमाइजिंग माय फादर. उसके बाद से उनके अगेंस्ट पहले फेक केसेस किए, अदालतों में लेके गए, वो खत्म हुए, CC1 ने उधर उसको आगे पीछे किया, कभी एंटी करप्शन में बोला, कभी किसी और चीज़ में बोला. फिर जब से उनको अपोजिशन लीडर की पोजीशन मिली, क्योंकि हलीम आदिल शेख एक ऐसा इंसान है, एक सच्चा ऐसा इंसान है जो डरता नहीं है और वो कंटिन्यूसली पीपल्स पार्टी को, सिंध गवर्नमेंट को एक्सपोज करता रहता है. और मुझे ये बता दीजिएगा कि आपका कोई राब्ता हुआ है PTI की आला क़यादत से या प्राइम मिनिस्टर साहब से, आपने कोई राब्ता करने की कोशिश की हो? हम लोग कॉन्स्टेंटली गवर्नर साहब से कांटेक्ट में हैं. हम कॉन्स्टेंटली PTI के मेंबर्स से, PTI के MPs से कांटेक्ट में हैं और वो हमें ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं. हाउएवर एवर सिंस पुलिस ऑर्डर 2019 सिंध पुलिस पीपल्स पार्टी के अंडर है, जो क्योंकि उनकी जुरिस्डिक्शन में आती है, वो लिटरली वर्बेटम वही करती है जो वो लोग बोलते हैं. तो बहुत डिफ़िकल्ट है इस जाल से, जिसमें उन्होंने कभी इधर से केस ट्रांसफ़र किया, कभी कहीं और किया, कभी कोई डिलेइंग टैक्टिक्स की, कभी कुछ और झूठा केस लगाया, टेररिस्ट बना दिया एक ऐसे इंसान को जो क्लियरली आज लोग क्यों खड़े हैं. आज आपने वीडियो चलाई तो वो ट्रेंड क्यों करी. कोई अगर हलीम आदिल शेख कोई टेररिस्ट होता तो लोग आज नहीं खड़े होते. अगर सिंध की अवाम हलीम आदिल शेख को नहीं जानती, उसको नहीं पता होता, तो वो आज नहीं खड़ी होती उनके साथ. ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा. हलीम आदिल शेख साहिबा जो है वो हमारे साथ मौजूद थी. एक छोटा सा यहाँ पर मुझे ब्रेक लेना है. ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से, और KP में तो शायद हालत इतनी ख़राब है कि वज़ीर आज़म साहब को खुद पहुँचना पड़ा, एक जो वज़ीर हैं उनको हटाना पड़ा. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इन सवालात का जवाब देंगे.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात किसी से ढके छुपे नहीं हैं। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुतादिद बार पार्टी रहनुमाओं के बाहमी इख्तलाफात पर अपनी परेशानी का इजहार कर चुके हैं, लेकिन अब जब सेनेट इंतखाबात सर पर हैं, पार्टी का अंदरूनी इंतशार वज़ीर-ए-आज़म के लिए भी दर्द-ए-सर बन गया है। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा वफाकी वज़ीर दिफा और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक के आबाई हल्के में 19 फरवरी को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त के बाद इस हवाले से खासी बात की जा रही है, क्योंकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज साहिबा तहरीक इंसाफ के गढ़ से जीत के बाद निहायत पुरएतमाद और मुतमईन नजर आ रहे हैं। मगर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा बरमला एतराफ़ कर रहे हैं कि ये सीट किसी और ने नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ ने ही तहरीक इंसाफ को हराई है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात से कबल इस नशिस्त पर PTI के माबैन इख्तलाफात पैदा हो गए थे। 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन जीतने वाले मियां जमशेदुद्दीन के इंतकाल के बाद पार्टी ने इनके बेटे मियां उमर को टिकट दिया, तो परवेज़ खटक के भाई और मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली लियाकत खटक अपने बेटे आहद खटक को टिकट दिलवाने के लिए जोर लगाते रहे, लेकिन पार्टी की जानिब से टिकट नहीं दिया गया। इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर दिफा परवेज़ खटक पार्टी उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि इनकी भाई लियाकत खटक ने पार्टी उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं किया, जिस पर वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की जानिब से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। मियां उमर की इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने गिला किया कि उनके लाए हुए लोग अब इनके खिलाफ हो गए हैं। मैं इन सबको जानता हूं कि कौन PTI के साथ है और कौन नहीं है। ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को अपसेट शिकस्त के बाद मुस्लिम लीग नून की फतह का जश्न लियाकत खटक की रहायशगाह पर भी मनाया गया था, जिसके बाद वज़ीर आला KP महमूद खान ने परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक को लीगी उम्मीदवार की सपोर्ट के इल्जाम में काबीना से फारिग कर दिया था, जिसके बाद खबरें सामने आई कि तहरीक इंसाफ की सफ़ों में मुमकिन इंतशार के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने PTI के अरकान असम्बली की हिफाजत और निगरानी के लिए खुसूसी इंतजाम करने का फैसला किया है, जिसके लिए सूबाई वज़रा की ड्यूटियां लगाई जाएंगी जो MPs के ग्रुपों की निगरानी का फरीजा सर अंजाम देंगे। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी सेनेट इंतखाबात में किसी अपसेट से बचने और खैबर पख्तूनख्वा के MPs को एतमाद में लेने आज खुद पेशावर पहुंचे, जहां उन्होंने गवर्नर शाह फरमान और वज़ीर आला महमूद खान के अलावा काबीना के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें की हैं और मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया। मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदारत में होने वाले इस इजलास में भी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 6 अरकान गैर हाजिर थे। सराय के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू में ये वाज़ेह किया कि जिस किसी भी को भी वोट बेचना है वो पार्टी छोड़कर जा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पेशावर किस हद तक कामयाब होगा। सेनेट इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ का अंदरूनी इंतशार किस हद तक फैल सकता है। क्या गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात की तरह इस मरतबा भी तहरीक इंसाफ के MPs पैसे लेकर किसी और को वोट तो नहीं डाल देंगे। पार्टी इख्तलाफात हैं किस हद तक और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो असम्बली में मौजूद होकर भी तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी की मुखालफत कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। होम ग्राउंड पर एक अपसेट शिकस्त और उसके बाद लियाकत खटक साहब को तो काबीना से हटा दिया गया है, लेकिन सेनेट इंतखाबात को लेकर के किस किस्म की चीजें जो हैं वो चल रही हैं शौकत यूसुफजई साहब, किस किस्म के खदशात पाए जा रहे हैं, खासतौर पर अगर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात की जाए तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सेनेट इंतखाबात में PTI को किसी किस्म के कोई खदशात नहीं है। हम हुकूमत के अंदर हैं और हमारे पास बड़े ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो चीज़ हम बार बार कह रहे हैं कि ओपन बैलेट हो जाए, उसका मतलब ये है कि जो सौदागर फिर रहे हैं, ज़मीर के सौदागर, जो हर सेनेट के इंतखाबात में ज़मीर की ख़रीदारी करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस होते हैं, पैसा बांटते हैं, ऑफर्स देते हैं, वो चीज़ जो मंडियाँ लगती है वो मंडियाँ रुकनी चाहिए। इसलिए कि हम यहाँ से ऐवान बाला के लिए लोगों को मुंतखब करते हैं। हम जमहूरियत की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम जमहूरियत के चैम्पियन हैं। तो ये जो जमहूरियत के चैम्पियन चले आ रहे हैं साल से, और हर इलेक्शन के अंदर सेनेट के इंतखाबात होते हैं तो बड़े बड़े मगरबज सामने आते हैं, बड़े बड़े लोग पैसों के बोरियां जो वो खोल देते हैं। और तो ये जो चीज़ है, इससे हमारी साख भी ख़राब हो रही है। ये नहीं कि हमें PTI को कोई मसला है, मुल्क की साख ख़राब हो रही है और उस मुल्क की साख को बचाने के लिए लाजमी है कि ऐवान बाला के अंदर वो लोग जाएं जो दिमाग रखते हों, जिनके पास आप कह रहे हैं। लेकिन लियाकत खटक साहब सूबाई वजीर थे, साबिक जो वज़ीर आला हैं उनके भाई भी हैं, कुछ और जो लोग हैं वो भी तो ज़रा असर होंगे, यानी कुछ MPs। तो आपको नहीं लगता कि सेनेट इंतखाबात से पहले एक धचका लग सकता है PTI को? नहीं, उनके ज़ेर साया कोई MPA नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। जितने MPAs हैं इस वक्त वो सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं, वज़ीर आला महमूद खान के साथ खड़े हैं। और ये जो आप बात करें लियाकत खटक साहब की, उनकी ये इनका अपना अंदरूनी वो है और वो मामला
شاید وہ خود حل بھی کر سکیں، وہ اتنا وہ نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس کے 2 دن بعد ہی جتنی بے قاعدگیاں وہاں ہوئی ہیں وہ سب سامنے آ رہی ہیں. اور بجائے اس کی کہ ہم چیخ و پکار کریں، ہم میڈیا کے اوپر آئے، ہم لوگوں سے کہیں کہ جی یہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ دھاندلی ہوئی ہے، پورے کے پورے جو ڈاکومنٹس، جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں ہم ان کو فائل کر رہے ہیں. اور وہ اندرونی طور پر شوکت یوسف زئی صاحب کچھ انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی خبریں سامنے آئیں کہ پی ٹی آئی کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی حفاظت کے لیے کچھ انتظامات کیے جا رہے ہیں، مامور کیا جا رہا ہے کچھ وزراء کو کہ ان کی نگرانی کی جائے. نہیں، میرے خیال سے یہ کوئی بھیڑ بکری تو ہے نہیں کہ ان کی ڈیوٹی لگائیں کہ جی جائیں دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں، اس طرح نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ میرے نظریاتی ساتھی ہیں، اور آپ نے جب پی ٹی آئی جوائن کی ہے، آپ پی ٹی آئی میں آئے ہیں تو آپ کے ایک کسی مقصد کے لیے آپ آئے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ماضی میں کچھ لوگ ہمارے پھسل گئے تھے اور چمک کی نظر ہوئے تھے، تو دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو، کیونکہ ہمیں پھر تلخ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان 20 کے 20 میں سے کوئی اسمبلی نہیں پہنچ سکا، ان کی سیاست ختم ہو گئی. تو میرے خیال سے یہ آج کا جو وہ تھا سیشن تھا وہ صرف یہ تھا کہ خان صاحب اور آج کے سیشن میں بھی ٹھیک ہے، آج کے سیشن میں بھی لیاقت یوسف زئی صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 MPs غائب رہے، کیوں نہیں آ سکے وہ اجلاس میں؟ نہیں اس طرح نہیں ہے. دیکھیں کچھ منسٹر صاحبان جو ہے وفاقی، کچھ صوبائی، کچھ MPs جو نہیں آئے، وہ فیڈرل لیول پہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو انفارم کیا تھا. جو یہاں سے کچھ لوگ نہیں آئے انہوں نے پہلے سے ہی وزیر اعلیٰ صاحب کو انفارم کر دیا تھا کہ وہ ہے نہیں. جیسے مراد سعید صاحب ہے، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، علی محمد خان ہے، شہریار افریدی ہے، تو کیا یہ ووٹ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے کچھ جینوئن ریزنز تھے. اچھا یوسف زئی صاحب، کیا اس دفعہ کوئی ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ اس بار جو ہیں وہ MPs پھر سے اپنی وفاداریاں جو ہیں تبدیل کر سکتے ہیں؟ تو چاہتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کی ویڈیوز نہ آئے، کیونکہ اگر جو اپنے آپ کو جمہوریت کی چیمپئن قرار دینے میں تھکتی نہیں ہے پیپلز پارٹی، جو آج بھی لگی ہوئی ہے، اگر وہ پیسے نہ بانٹتی اور وہ ضمیر نہ خریدتی تو یہ ویڈیو اسکینڈل سامنے ہی نہیں آتا. ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں ہماری تو کمیٹی بنی ہوئی ہے فیڈرل لیول کے اوپر، جس میں فواد چودھری صاحب ہیں، جو ٹھیک ہے، یعنی آپ اپنے تائیں اس کے اوپر کام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. یقیناً پھر کچھ اس طرح کی چیزیں تو ہیں جو یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ خرابی ہے کدھر. بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.